आज का जो वीडियो है वो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल। ठीक है, उन सवालों को आज हम सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? पहला, वास्तविक और बड़ा। दूसरा, वास्तविक और छोटा। तीसरा, आभासी और बड़ा। चौथा, आभासी और छोटा। आपके पास ऑप्शन है ए 1 और 4 दोनों, बी 3 और 4 दोनों, सी 1 और 2 दोनों, डी 2 और 3 दोनों। बताइए इसका जवाब क्या होगा? दोस्तों, जो पर्दे पर प्रतिबिंब उतारा जाता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? वो वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और उल्टे प्रतिबिंब को हम जो है पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? अब देखिए, इसमें पहले में है वास्तविक और बड़ा, दूसरा है वास्तविक और छोटा। तो वास्तविक प्रतिबिंब चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी प्रकार के वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है। सवाल नंबर 2, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह दर्पण पर अभिलंब होता है। दूसरा, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ऑप्शन है केवल ए, बी है 1 और 2 दोनों, सी है केवल 2, डी है 1 और 3 दोनों। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो चलिए इन सारे ऑप्शनों को बारी बारी से देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है। यह है गोलीय दर्पण। ठीक है, हमने गोलीय दर्पण लिया। ये एक दर्पण है, एक मुख्य अक्ष खींच दिया। ठीक है, अब मुख्य अक्ष आपको देखने से कैसा लग रहा है? लग रहा है कि दर्पण पे ये अभिलंब है, लंबवत रेखा है, दर्पण ऐसे रखा गया है और मुख्य अक्ष इस तरह से है। तो क्या है? बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि अभिलंब है। तो पहला ऑप्शन क्या है? यह दर्पण पर अभिलंब होता है, यानी कि सही हुआ। अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। अब चलिए आपतन बिंदु के बारे में समझते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? ये गोलीय दर्पण है। आपतन बिंदु क्या होता है? जब दर्पण पे आपतित किरण टकराती है और वहाँ से परावर्तित होती है, तो जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो आपतन बिंदु यहाँ पे क्या है? एक यहाँ है आपतन बिंदु, क्या है? एक यहाँ भी है। यानी कि इस दर्पण पे आपतित किरण तो कहीं भी आके टकरा सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो मुख्य फोकस पर ही आके टकराए। ठीक है, क्या होगा? ये दर्पण है तो दर्पण पे कहीं भी आपतित किरण आ सकती है। तो ये किरण किसी बिंदु से टकराएगी, उस बिंदु पे क्या होगा? आपतन बिंदु बनेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 है, आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। ये क्या हो गया? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होता है, बल्कि ये दर्पण पे कहीं भी स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 3, मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। यह है दर्पण, ये क्या है? मुख्य फोकस है। तो मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होगा, ये बात सत्य है। ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, ये मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस कहाँ स्थित होता है? हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तीसरा ऑप्शन को देख रहे हैं कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ये भी सही है। यानी कि गलत कौन सा हो गया? 2 गलत हो गया। सही कौन सा होगा? 1 और 3। 1 और 3 किस में है? 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? ऑप्शन ए है प्रकाश का प्रकीर्णन, बी है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, क्योंकि प्रकाश जो है वहाँ पे क्या हो रहा है? बिखेर रहा है। ठीक है, कमरे में धुएं के कण के कारण प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो रहा है। ठीक है, इस वजह से एक बारीक किरण के रूप में दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से ओम का नियम सही से कौन सा पालन कर रहा है। V बराबर आई आर, आई बराबर भी स्क्वायर बटे आर, सी आर बराबर आई बटे भी, डी आई बराबर आर बटे भी। चलिए ओम के नियम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक विद्युत परिपथ है, ये ओमीय परिपथ है, यानी कि शुद्ध रूप में इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ है। एक बैटरी है, V वोल्ट का विभवांतर है, इसमें धारा I बह रहा है। ठीक है, तो इस परिपथ में यहाँ
क्या होगा, ओम के नियम लगेगा। ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, जितना V बढ़ाएंगे उतना धारा बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि शुद्ध रूप में सिर्फ प्रतिरोध लगा है, R लगा है तो। ठीक है दोस्तों, यही ओम का नियम है। इसको जब सोल्व करते थे क्या होता है, V बराबर IR मिलता है। ठीक है, यही ओम का नियम है, V बराबर IR। अब ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, V बराबर IR किस में मिल रहा है, एक में मिल रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन V बराबर IR, बाकी सब गलत है। सवाल नंबर 5 दोस्तों, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, इसकी फोकस दूरी F के पदों में खाली स्थान के बराबर होता है, इनमें से चूज करके इसमें भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को 2F से भी दिखाते हैं और C से भी दिखाते हैं। तो मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं फोकस दूरी। तो जितना दूरी F से लेकर के P तक होता है उतना ही दूरी F से लेकर के 2F तक होता है, यानी कि अगर ये F है तो ये भी F होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। और वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कि R। ठीक है, तो R बराबर क्या होता है, 2F होता है। वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होता है, फोकस दूरी के दुगना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही होगा, 2F। सवाल नंबर 6, दिए गए परिपथ में 4 ओम के टर्मिनल के बीच विभव पात ज्ञात करिए। यह एक परिपथ दिया हुआ है, 4 ओम 6 ओम का, 2 प्रतिरोध लगा है, एक बैटरी लगा है 5 वोल्ट का। 4 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें विभवांतर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, यानी कि जो परिपथ दिया हुआ है उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो सीरीज में लगा हुआ है, तो 4 ओम प्लस 6 ओम तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। V बराबर कितना है, 5 वोल्ट, तो V बराबर IR से I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R, यानी कि I बराबर V का मान 5 रख दिए, R का मान जो है 10 रख दिए, जो तुल्य प्रतिरोध है। I की वैल्यू कितना आएगा, 0.5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम I ज्ञात कर लिए। अब क्या पूछ रहा है, 4 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर पूछ रहा है। ठीक है, तो V बराबर IR रखेंगे, तो I का वैल्यू रख दिए 0.5 इंटू 4 ओम का वैल्यू 4 रख दिए, तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा कितना होगा, 2 वोल्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, C सही होगा। सवाल नंबर 7, निम्नांकित चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 का VI ग्राफ दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा R1, R2 और R3 के बीच सही संबंध को दर्शाता है। एक ग्राफ दिया गया है, इधर क्या है, विभवांतर है, इधर क्या है, धारा है। ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, अब इन ऑप्शन को देखने से पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, जो R1, R2, R3 था उन ग्राफों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, जब अलग अलग कर दिया तब आपको यहाँ पे स्पष्ट दिखेगा कि वोल्टेज बढ़ रहा है। R2 में देख रहे हैं, पहले वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट का मान बहुत स्लो में बढ़ रहा है। वोल्टेज यहाँ से यहाँ चला आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, करंट का मान जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका अर्थ क्या है, प्रतिरोध ज़्यादा है तब धारा जो है स्लो जा रहा है। इसमें देखते हैं R1 में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने पे धारा के मान में थोड़ा सा वृद्धि हुआ। वोल्टेज जब यहाँ था तो धारा यहाँ था, वोल्टेज यहाँ गया, धारा यहाँ पहुँच गया, वोल्टेज यहाँ पहुँचा, धारा यहाँ पहुँच गया। इन दोनों में कंपैरिजन करिए तो इसका जो गैप है, अब इन दोनों का गैप जो है ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि धारा के मान में यहाँ पे थोड़ा सा वृद्धि हुआ। अब इसमें देखिए क्या है, R3 में वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, धारा बहुत अधिक बढ़ जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज यहाँ है, धारा यहाँ पहुँच गया, वोल्टेज यहाँ पहुँचा, धारा यहाँ पहुँच गया, वोल्टेज यहाँ पहुँचा, धारा यहाँ पहुँच गया। देखिए ये मान जो है, अभी तीनों से कंपैरिजन करिए, यानी कि धारा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है,
क्योंकि जो है ये प्रतिरोध अधिक है, इसके तुलना में ये प्रतिरोध थोड़ा कम है, इसके तुलना में ये प्रतिरोध और कम है। ठीक है, प्रतिरोध कम होता चला जाएगा तो धारा का मान बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? R3 सबसे कम होगा, उससे बड़ा R1 होगा, उससे बड़ा R2 होगा। ऑप्शन इसमें डी सही है। R3 सबसे कम है, R1 R3 से बड़ा है, R2 R1 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि R2 सबसे बड़ा है। तो सवाल नंबर 8 है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी ब्लैंक स्पेस और ब्लैंक स्पेस की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए बल चुंबकीय क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र बल, सी क्षेत्र तथा धारा, डी धारा और क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का चित्र। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है? जब कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, ठीक है, उसमें यदि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है तो उस पर एक बल लगेगा। उस बल की दिशा को कैसे ज्ञात करते हैं? तो फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। ठीक है, बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला लेते हैं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तब क्या होगा? तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, मध्यमा क्या है? विद्युत धारा को दिखाता है, तो अंगूठा क्या करता है? उस पर लगने वाले बल को दिखाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अंगूठा और तर्जनी की बात कर रहा था। तो अंगूठा किसको दिखाता है? बल को दिखाता है, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवाल नंबर 9, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? पहला है मृदु लौह कोर, दूसरा है कुंडली, तीसरा है चुंबक। अब ऑप्शन आपको बताना है, ए 1 और 3 दोनों, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 1, डी केवल 2। पूछा क्या गया है? आर्मेचर, ये है विद्युत मोटर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, एक कुंडली है और ये धुरी है। कुंडली और धुरी को मिलाकर क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोला जाता है, यानी कि आर्मेचर जो घूमता है। तो यहाँ पे घूमने का काम क्या हो रहा है? कुंडली भी घूम रहा है और धुरी भी घूम रहा है। ठीक है, ये जो धुरी होता है ये किस लोहे का बना होता है? तो सॉफ्ट लोहे का बना होता है, मृदु लोहे का। इसी पे कुंडली भी अटैच है। ठीक है दोस्तों, तो जब कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो घूमने लगता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र है, स्थिर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मृदु लौह कोर, दूसरा कुंडली, ये दोनों सही होगा। तो दोनों किस में है? बी में है, 1 और 2 दोनों, क्योंकि आर्मेचर में मृदु लोहा भी घूमता है और कुंडली भी घूमता है। सवाल नंबर 10, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रम से किसके द्वारा दर्शाया गया है? एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म की ओर जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और प्रिज्म से जो किरण बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं निर्गत किरण। तो ए बी क्या हो गया? आपतित किरण, सी डी क्या हो गया? निर्गत किरण। तो ए बी और सी डी कौन सा ऑप्शन में सही है? सी में सही है, ए बी और सी डी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।